चुनावी माहौल में आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे महाकांड, जिसका गहरा असर सीधा सीधा बिहार की सियासत पर आज भी पड़ रहा है। बिहार के लखीसराय से करीब 8 किलोमीटर दूर एक गांव है लाखोचक। करीब 100 साल पहले ये गांव हिंसा और खून से नहाया हुआ था। वक्त के साथ हिंसा थम गई, खून खराबा भी थम गया, लेकिन एक दरार पड़ गई। दरार ऊंच नीच की, दरार जात पात की। आगे चलकर सियासतदानों ने इस दरार को और चौड़ा कर दिया, उसे खाई में बदल के रख दिया था। क्या हुआ था तब? दरअसल ये कहानी है 26 मई 1925 की। शाम ढल चुकी थी। लाखोचक गांव के एक बगीचे में उत्सव सा नजारा था। हजारों की संख्या में एक खास जाति के लोग यहाँ जुटे थे। भीड़ नारे लगा रही थी, साथ ही साथ जयकारे भी लगा रही थी। ये हुजूम था गौलों यानी यादवों का। सामने अग्नि जल रही थी, कुछ हवन कुंड भी बने हुए थे। सैकड़ों युवा और बुजुर्ग सफेद धोती पहनकर बैठे थे, कमर से ऊपर कोई वस्त्र नहीं। अब भीड़ से निकलकर 10-15 लोगों ने सबको जनेऊ पहनाना शुरू किया। जनेऊ यानी सफेद धागा। कोई 3 सूतों वाला जनेऊ पहनता है तो कोई 6 सूतों वाला। कहा तो ये भी जाता है कि ये शुचिता का प्रतीक है, पर इसे धारण करने का तथाकथित अधिकार अगड़ी जातियों को ही जाता है। इधर इसी गांव में जमींदार प्रसिद्ध नारायण के घर भी भूमिहारों का जुटना शुरू हो गया था। बिहार में भूमिहार को बाभन कहा जाता है। जमींदार प्रसिद्ध नारायण ने एक ऐलान कर रखा था कि यादव नहीं माने तो खून खराबर होकर ही रहेगा। हर हाल में उन्हें काबू करना ही होगा। लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत अपनी किताब बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम में लिखते हैं, लखीसराय थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर 2 दिन पहले ही छुट्टी पर चले गए थे। शायद उन्हें बाभनों की योजना का पता चल गया था। उनकी जगह सब इंस्पेक्टर शाह अनीसुर रहमान शाम 5:30 बजे सिपाहियों के साथ लाखोचक पहुंचे और वहीं डेरा डाल दिया। खाने पीने के लिए बोरा भर भर के चना, गुड़ और चूड़ा का इंतजाम किया गया था। रात में रह रहकर हल्ला उठा था कि बाभनों की भीड़ आ रही है। यादव बाहर निकल के देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। रात भर ऐसा ही चलता रहता है। पूरा गांव रात भर जागता रह जाता है, और जागे भी क्यों ना, जब खून खराबे का ऐलान हो रखा है। 27 मई की सुबह करीब 5 बजे फिर हल्ला हुआ। लोगों ने बाहर निकलकर देखा, उत्तर पश्चिम दिशा से 3000 से ज्यादा बाभनों की भीड़ तेजी से गांव की तरफ आ रही है। ये भीड़ लाठी, फरसा, गड़ासा, तलवार और भाले से लैस थी। जरा आप रुककर सोचिए, रामायण महाभारत का रण क्षेत्र, युद्ध का शंखनाद हो चुका है, घोड़े हिनहिना रहे हैं। उस रोज लाखोचक गांव का नजारा भी वैसा ही था। दबंग प्रसिद्ध नारायण घोड़े पर सवार थे और उनके सबसे भरोसेमंद साथी विश्वेश्वर सिंह भी हाथी पर। आजू बाजू भी घुड़सवारों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। घोड़ों की टाप और पदचाप का शोर यादवों को ललकार रहा था। भीड़ के सामने पुलिस की ताकत ठीक वैसी ही थी जैसे कोई छाता ओढ़कर तूफान को ललकार रहा हो। फिर भी पुलिस आगे बढ़ी, बाभनों को समझाने और यादवों को मनाने की भरसक कोशिश की, पर बात बनी नहीं। वैसे बाभनों की भीड़ नारा लगा रही थी। यादवों की हिम्मत कैसे हो गई जनेऊ धारण करने की। इसी बीच प्रसिद्ध नारायण ने गरजते हुए कहा, चलो टूट पड़ो, बता दो इनको कि बाभनों से टकराने का अंजाम क्या होता है। भीड़ तो पहले से ही बेकाबू हो गई थी। अपने नेता की हुंकार सुनकर भीड़ पुलिस पर टूट पड़ी। कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, कुछ तो वैसे बेहोश होकर लुढ़क गए थे। पुलिस पर हमला होते देख 30-40 यादव बाभनों की तरफ दौड़े, लेकिन बाभनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके पास हथियार भी खूब थे। दोनों तरफ से मार काट मच गई थी। इसी बीच भीड़ से हल्ला हुआ, सब इंस्पेक्टर मारे गए। ये बात प्रसिद्ध नारायण के कानों तक पहुंच गई थी। उन्होंने अपने आदमियों के साथ ये कहा, पुलिस वाले मर गए हैं, हम फंस जाएंगे, भाग चलो।
ये सुनते ही बावनों की भीड़ उतर कर दूसरी ओर भाग गई। अब यादवों को संभालने और जख्मी पुलिस वालों को उठाकर बस्ती ले जाने का मौका मिल गया। उनका इलाज किए जाने लगा। इसी बीच खून खराबी की खबर पाकर एसडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एसपी भी वहां पहुंच चुके थे। इसी बीच फिर से हल्ला उठा। भावना फिर आ गए। इस बार उनकी संख्या 5-6 हजार थी। ये तीन तरफ से आ रहे थे, हथियारों से लैस। भीड़ के दाईं तरफ लाखोचक बस्ती थी और बाईं ओर बगीचा, जहां यादवों की सभा हो रही थी। अपना जनेऊ दिखाते, लाठियां लहराते और जय दुर्गा नारे लगाते भावनों की भीड़ ने यादवों को घेर लिया। लाठी, गड़ासे और भाले से वार पर वार होने लगे। एसपी और एसडीओ समझाते बुझाते थक गए, पर ना यादव पीछे हटने को तैयार, ना ही बावन। आखिरकार एसडीओ ने आदेश दिया, गोली चलाओ। धाएं धाएं धाएं, पल भर में दर्जनों लोग गिर पड़े। अब बावनों की भीड़ ने भी फायर खोल दिया था। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होने लग गई। लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत लिखते हैं, एसपी अपनी रिवॉल्वर में गोलियां भर रहे थे तो पीछे से उनके सिर पर किसी ने लाठी मार दी। वे वहीं लुढ़क गए। कुछ ही देर में लाखोचक कुरुक्षेत्र में बदल गया। घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां बरसती रहीं। पुलिस ने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 118 राउंड गोलियां चलाईं। दर्जनों लाशें बिछ गई वहां पर। इसी गोलीबारी में भीड़ लाशें उठाकर ले जाने लगी। इस बार में युद्ध में ऐसे ही होता था, लेकिन लाशों की गिनती करने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए मृतकों का सही अंदाजा नहीं लग पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 80 लोग तो मर ही होंगे। उसी शाम 7 बजे के जिलाधिकारी राय बहादुर सीसी मुखर्जी पूरे लाव लश्कर के साथ लाखोचक पहुंचे। नए सब इंस्पेक्टर जय नारायण लाल ने अगले दिन शाम जांच संभाल ली। इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज हुए। बावनों ने अपनी ओर से बहस के लिए पटना के नामी वकील अली इमाम को बुलाया। 1 फरवरी 1926 को पहले मामले में 36 और दूसरे मामले में 33 लोगों को दोषी करार दिया गया। कुल 9100 रुपए का जुर्माना लगा। कई आरोपियों पर 1 साल के लिए कुछ बंदिशें भी लगाई गईं। विश्वेश्वर सिंह और प्रसिद्ध नारायण सिंह पर 550 रुपए का जुर्माना लगा। अदालत के इस फैसले का बहुत जमकर विरोध हुआ। कहा गया था कि ये एक तरफा फैसला है। 4 फरवरी 1926 को गुप्तचर विभाग के डीआईजी ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण, पुलिस पर हमला करने और एसपी की हत्या करने की खुली कोशिश के लिए सजा सिर्फ जुर्माना, ये तो अन्याय है। 24 फरवरी को पुलिस अफसर मेयारजे हस्ट ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। एक भी अभियुक्त को 1 मिनट के लिए भी जेल जाना नहीं पड़ा। इस फैसले से पुलिस का मनोबल टूटेगा और भविष्य में पुलिस पर ऐसे मामलों को बढ़ावा मिलेगा। कहा जाता है प्रशासन ने बावनों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यादवों का मनोबल नहीं टूटा। वे झुकने के लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं हुए। जनेऊ पहनने के बाद यादवों ने बेगारी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कई जगह तो यादवों ने उन जमीनों पर कब्जा भी कर लिया था जो उनसे 20 या 30 साल पहले छीन ली गई थी। 1 मार्च 1926 को यादवों ने सभा करके ऐलान कर दिया, हर यादव जनेऊ धारण करेगा। कोई भी यादव किसी बावन के यहाँ काम करने नहीं जाएगा। हमारी औरतें उनके खेतों में काम नहीं करेंगी। दरअसल उस दौर में अंग्रेज जातियां देखकर लगान वसूलते थे। मतलब ये कि अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग रकम। अगड़ी जाति की तुलना में पिछड़ी और दलित जाति से ज़्यादा लगान लिया जाता था। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी गांव में 1 बीघे ज़मीन के लिए अगड़ी जातियां 4 आना लगान दे रही थी, तो उसी गांव में पिछड़ी और दलित जातियों के लिए लगान की रकम 1 रुपये थी। यादवों और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए ये बात बहुत ही शर्मनाक थी। आखिरकार सबने मिलकर तय किया कि अब ये अन्याय हम और नहीं सहेंगे। पारंपरिक रूप से यादव समुदाय के लोग दबंग माने जाते हैं, तो आंदोलन की अगुवाई भी यादवों ने उठाई। यादवों ने ऐलान कर दिया कि अब ये भी अगड़ी जाति वाले हैं। वे किसी भी मामलों में बावनों से पीछे नहीं हटेंगे, ना ही उसे अपने आप को कम आंकेंगे। लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत लिखते हैं, यादवों ने तो फैसला कर लिया था, लेकिन अब खुद को अगड़ा साबित भी तो करना था।
तब खुद को अकड़ा साबित करने का सबसे मजबूत तरीका था जनेऊ पहनना। बस यहीं से यादवों ने ठान लिया कि वे भी जनेऊ पहनेंगे। बिहार में कहावत है, रोम का पोप मधुपरे का गोप। इन दिनों मधुपरे यादवों का गढ़ था। यहाँ के यादव प्रदेश के बाकी यादवों के मुकाबले ज़्यादा संपन्न थे, लिहाजा यादवों को लीड करने का जिम्मा भी यहीं के लोगों ने उठाया। यादवों ने ऐलान किया, ब्राह्मणों के बाद हम ही श्रेष्ठ हैं, बाभनों का छुआ नहीं खाना है। 1911 का साल था। मधेपुरा का एक गांव है मुरहो। बिहार के पहले मुख्यमंत्री और मंडल आयोग वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी वीपी मंडल इसी गांव के थे। इनके पिता और गांव के जमींदार राज बिहारी मंडल आंदोलन के लिए यादवों को जुटा रहे थे। यादवों के लिए वे नेता थे, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में एक कुख्यात अपराधी। दिसंबर महीने में यादवों ने यहाँ सभा की और ऐलान किया, ब्राह्मणों के बाद सबसे श्रेष्ठ जाति यादव है। वे चंद्रवंशी और यदुवंशी क्षत्रिय हैं, राजपूतों से भी पुराने क्षत्रिय, और वे अब से जनेऊ धारण करके इसे साबित भी करेंगे। यादव जाति की महिलाएं घर से बाहर काम नहीं करेंगी, गोयथा नहीं थापेंगी, यादव हल नहीं पकड़ेंगे और बाभनों का छुआ नहीं खाएंगे। यहाँ से यादवों ने जनेऊ धारण कर खुद को ब्राह्मण और क्षत्रिय घोषित करने की होड़ सी मच गई। तो यादव जनेऊ धारण कैसे करते थे? लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत लिखते हैं, गांव भर के बच्चे बूढ़े एक साथ सिर मुड़वा कर आग के पास बैठ जाते थे, फिर गले में काछी के जैसा जनेऊ पहनते थे। 2 दिन तक गांव के स्त्री पुरुष अलग रहते थे, फिर भी एक साथ रात खाकर वे अपने अपने घर लौटते थे। इस तरह उनका जनेऊ संस्कार होता था। यादवों के बाद कोयर, कुर्मी और कुशवाहा जातियां भी जनेऊ धारण करने लगी। इसको लेकर सिर्फ हिंदुओं की अगड़ी जातियां ही नहीं, मुसलमान जमींदार भी तमतमा गए थे। तंज के अंदाज में मुस्लिम जमींदार कहते थे, जब से जनेऊ लेकर क्षत्रिय हुआ है तब से चर्बी चढ़ गई है। 1912 आते आते इससे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया गया। इसी साल सितंबर में सारण जिले में एक कुर्मी की मौत पर उसके रिश्तेदार ब्राह्मणों और हजामों से उसका क्रियाक्रम करवा रहे थे। तब स्थानीय जमींदार ने ब्राह्मणों और हजामों को ऐसा करने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि मरने वाले ने जनेऊ धारण कर रखा था। 1913 में दरभंगा में जमींदारों ने छतरी बनने वाले यादवों को मारा पीटा और उन पर फर्जी मुकदमा भी दायर करवा दिया। कई जगह यादवों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, उनकी जमीनें छीन ली गईं। पुरोहितों से कहा गया कि वे यादवों के धार्मिक क्रियाकलापों में, शादी ब्याह में भाग न लें। हरिजनों को उनके मरे मवेशियों को दफनाने से मना कर दिया गया। हजामों को उनकी दाढ़ी ना बनाने, कुम्हारों को उनके बर्तन ना देने, धोबियों को उनका कपड़ा ना धोने की कड़ी हिदायत दी गई। मतलब पूरा पूरा बहिष्कार का फरमान। इन प्रतिबंधों के बाद भी यादव रुके नहीं। पटना और मुजफ्फरपुर में यादव ने समाज की सभा की और ऐलान किया कि अब से वे हर काम खुद करेंगे, यानी वे दुकान भी अपनी चलाएंगे, बाल भी खुद काटेंगे और खुद ही धार्मिक क्रियाकलाप भी करेंगे और खुद ही जानवरों के मरने पर उन्हें हटाएंगे भी। कई जगहों पर यादवों ने बिना पुरोहित बुलाए ही खुद ही जनेऊ धारण कर लिया। धीरे धीरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में यादव ऐसा करने लगे, मतलब एक आंदोलन सा चल पड़ा। लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत लिखते हैं, ग्वालों के गले जनेऊ देख देख कर जले भुने बाभनों को एक गिरोह से एक ग्वाला लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसे नंगा छोड़ दिया। लड़की ने समस्तीपुर के एसडीओ के सामने अपना दुखड़ा रोया और शिकायत दर्ज की, लेकिन बिना जांच के उसकी शिकायत खारिज कर दी गई। नाराज ग्वालों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। इसी बीच बाभनों ने अपने ही घरों में आग लगा ली ताकि ग्वालों को उनके झूठे मुकदमे में फंसाया जा सके। जब ग्वालों की पंचायत में ये खबर पहुंची तो वे भड़क उठे। एक बाभन का आम का बगीचा लूट लिया गया और एक दूसरे बाभन की पिटाई कर दी। इसके बाद यादवों की भीड़ ने बाभनों के घरों को चारों ओर से घेर लिया। अब बाभनों ने 300 मल्लाहों को अपने पक्ष में लड़ने के लिए तैयार किया, वो भी पैसे देकर। कुछ देर में बाभन हमला करने ही वाले थे, लेकिन पुलिस ने दखल लेकर मामला शांत करा दिया। खून खराबा होते होते रह गया। इसी तरह यादवों को जनेऊ धारण करने पर बाभन लगातार उनका विरोध करते रहे। कई बार उनके साथ मारपीट हुई। आगे चलकर यही जंग 1925 में लाखोचक पहुंच गई। यादवों और बाभनों की खूनी संघर्ष की कहानी हम ऊपर ही बता चुके हैं। अब करते हैं आगे की बात। लाखोचक जनेऊ आंदोलन के बाद पिछड़े समूह की दबंग जातियां एकजुट हो गई, लेकिन ये एकजुटता सिर्फ सामाजिक या आर्थिक नहीं रही। बहुत जल्द इसमें सियासत भर दी गई।
1933 आते आते इस एकजुटता ने अपनी सियासी संगठन भी बना लिया। तारीख थी 30 मई 1933। बिहार के रोहतास जिले में एक गांव है करगहर। जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर इसी गांव से आते हैं। तब ये गांव शाहाबाद जिले का हिस्सा था। जगदेव सिंह यादव, यदुनंदन प्रसाद कुशवाहा और शिव पूजन कुर्मी ने मिलकर 3 जातियों का एक संगठन बनाया। नाम रखा त्रिवेणी संघ। इसमें 3 जातियां शामिल थी, यादव, कोयरी और कुर्मी। संगठन का मोटो था संघ शक्ति कलयुगे, यानी कलयुग में संगठन ही शक्ति है। जगदेव, यदुनंदन और शिव पूजन तीनों पहले कांग्रेस के नेता थे। 1937 में यह संगठन चुनाव में उतर गया, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत न सका। हालांकि इससे पिछड़ी जातियां जाग जरूर गईं। उन्हें लगने लगा कि वे भी राजनीति कर सकती हैं। अब इसमें दूसरी पिछड़ी जातियां और दलित भी जुड़ गए। 1939 में संगठन ने जिला बोर्ड के चुनाव में अपने 21 उम्मीदवार उतार दिए। इनमें से 5 जीत भी गए। ठीक ठाक वोट मिल भी गए इनको। तब चौकीदारों में दुसांध समुदाय के लोगों की अच्छी खासी पेठ थी। इस तरह त्रिवेणी संघ को गांव-गांव में अपना प्रचारक मिल गया। आगे चलकर इस संगठन के प्रभाव के चलते कांग्रेस को अपने संगठन में फेरबदल किए और पिछड़ी जातियों को भी शामिल करना पड़ा। 1945-46 के चुनावों में कांग्रेस ने पिछड़ी जातियों को भी टिकट दिया। यानी अब संदेश साफ था कि पिछड़ी जातियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज़ादी के बाद धीरे धीरे पिछड़ी जातियों की पेठ मजबूत होने लगी। सियासी गलियारों में भी उनकी दखल बढ़ी। आरक्षण और जातिगत आंदोलन के बाद सवर्णों को लगने लगा कि जनेऊ धारण करने से बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। उल्टे उनके जातिगत सियासत में जनेऊ रोड़ा ही बन रहा था। साल था 1974 और तारीख 6 सितंबर। जगह सारण जिले का सिताब दियारा, यानी जयप्रकाश नारायण का गांव। एक पीपल के पेड़ के नीचे 10,000 से ज्यादा लोग कुर्ता पहने खड़े थे। अचानक एक लड़का सामने आया, ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा हुआ, मंच से नारा लगाया, हम जाति नहीं मानेंगे, और अपने दोनों हाथ से जनेऊ पकड़ा और पट्ट पट्ट करके तोड़ दिया। भीड़ भी नारा लगाने लगी, हम जाति नहीं मानेंगे। इसके बाद एक एक दो नहीं, करीब 10,000 लोगों ने अपना जनेऊ तोड़ दिया। यहाँ से बिहार में जनेऊ तोड़ो आंदोलन की नींव पड़ गई। जगह जगह लोग जनेऊ तोड़ने लगे। ऐसा करने वालों में युवा सबसे ज्यादा थे। अब इससे जुड़ा एक और किस्सा है। तारीख थी 24 अक्टूबर और साल 1974। जेपी ट्रेन में बैठकर कटिहार से पटना लौट रहे थे। ट्रेन बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर रुकी। हजारों छात्र स्टेशन पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे। जेपी ट्रेन से उतरे, इसी बीच एक पंडित वहां पहुंच गए। वे जेपी को प्रेम से धोती और जनेऊ भेंट में देने लगे। जेपी ने जैसे ही जनेऊ देखा, बोल पड़े, मैं तो शूद्र हूं, जनेऊ कैसे पहनूं। जेपी ने छात्रों की ओर देखा और कहा, जनेऊ जातिगत श्रेष्ठता का प्रतीक है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले इस बंधन को तोड़ डालो। देखते ही देखते स्टेशन पर मौजूद हजारों छात्रों ने अपने अपने जनेऊ तोड़ डाले। जनेऊ का ढेर लगा दिया वहां पर। इसके बाद तो ऐसा हो गया कि जेपी जहां भी जाते वहां हर सभा में छात्र जनेऊ तोड़ने लगते। जनेऊ तोड़ो आंदोलन से जेपी आंदोलन को और मजबूती मिली। आगे चलकर इसी आंदोलन ने केंद्र और बिहार से इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंका। 80 के दशक के बाद बिहार में पिछड़ी जाति के नेताओं का उभार बहुत हुआ। लालू, नीतीश और रामविलास जैसे नेता सियासत के सिरमौर बन गए। जातिगत पार्टियां बन गई। बाद में इस आंदोलन में मंडल बनाम कमंडल की बहस को और गहरा कर दिया। 1990 आते आते बिहार में कभी सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये है महाकांड का आज का पहला एपिसोड। मैं चाहता हूं कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली किसी नई भसड़ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।